वेलकम टू लर्न इजी। आज हम करने जा रहे हैं अपना नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं जियोमॉर्फोलॉजी में इंटीरियर ऑफ अर्थ। ये पार्ट 1 है। ठीक है। तो इंटीरियर ऑफ अर्थ क्या है, क्या इसमें हम देखेंगे। ठीक है। इसमें हम स्टडी करेंगे किस किस चीज़ की स्टडी करेंगे, अर्थ के इंटीरियर की और उसकी फोर्सेस की। ठीक है। कौन कौन सी फोर्सेस होती हैं उसमें, हीट, ठीक है, हीट एनर्जी जो उसके अंदर है, सीस्मिक एनर्जी एंड इट्स वेव, और अर्थ इंटीरियर में क्रस्ट मेंटल और कोर, उसकी डिटेल स्टडी। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो बेसिकली रहेगा हीट, सीस्मिक एनर्जी और वेव्स। जो क्रस्ट मेंटल और कोर है वो हम पार्ट 2 में करेंगे। ओके। सो व्हाई इज इट एसेंशियल टू स्टडी अर्थ इंटीरियर। ठीक है। हमें अर्थ के इंटीरियर पढ़ना क्यों एसेंशियल हो जाता है। ठीक, क्यों? क्योंकि टू अंडरस्टैंड, हमने एक टू अंडरस्टैंड को अपना एक कॉमन हेडिंग बना लिया। टू अंडरस्टैंड अर्थ सरफेस, हमें अर्थ के सरफेस के बारे में जानना है, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के बारे में जानना है, जियो फिजिकल फिनोमिना। ठीक है। जियो फिजिकल फिनोमिना कौन कौन से होते हैं इसमें, अर्थक्वेक और वल्केनिज्म एक्सेट्रा जो भी होते हैं। ठीक है, वो आपके जियो फिजिकल फिनोमिना में आते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ वेरियस सोलर सिस्टम ऑब्जेक्ट, जैसे मीटेरॉइड्स, एस्ट्रॉइड्स हो गए, वो हम लोग अपने पहले वीडियोस में कर चुके हैं। इवोल्यूशन एंड प्रेजेंट कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, ये हम आगे करेंगे। ठीक है। पहले जब एटमॉस्फेयर इवॉल्व हुआ था तब कैसा था और आज के टाइम में कैसा है। और मिनरल एक्सप्लोरेशन, मिनरल्स को कैसे हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, ये सब हम किस में करने जा रहे हैं, अर्थ इंटीरियर के ये एसेंशियल्स हैं कि क्यों हमें अर्थ इंटीरियर पढ़ना चाहिए। ठीक है। इसके भी आपके जो है अर्थ इंटीरियर के बारे में पता करने के लिए आपके पास कुछ सोर्सेज होती हैं। ठीक, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सोर्सेज। तो डायरेक्ट सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द अर्थ इंटीरियर हमें कहाँ से मिलती है, डीप अर्थ माइनिंग एंड ड्रिलिंग रिवील्स द नेचर ऑफ रॉक्स डीप डाउन द अर्थ। ओके। ये हमें जो है ना माइनिंग एक्टिविटीज़ और ड्रिलिंग एक्टिविटीज जो होती है, इनसे हमें मिलता है, अर्थ के इंटीरियर के बारे में हमें पता चलता है। लेकिन ये एकदम एक्यूरेट नहीं होता है। ठीक है। ये एक्यूरेट नहीं होता, क्यों? क्योंकि हम इन्हें ज़्यादा गहराई तक तो खुदाई नहीं कर सकते, माइनिंग भी ज़्यादा गहराई तक नहीं कर सकते। तो डीप अर्थ माइनिंग एंड ड्रिलिंग आर नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल बियॉन्ड दी सर्टेन डेप्थ। ठीक है, ज़्यादा देर गहराई तक हम इन्हें नहीं कर सकते हैं। डू नॉट रिवील्स दी एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन, इसी की वजह से क्या है कि हमें एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती है। पोनेंग गोल्ड माइंस एंड Tautona gold mines in South Africa are the deepest and the second deepest gold mine in the world। ये जो दो गोल्ड माइंस हैं, इसमें पोनेंग गोल्ड माइन जो है वो सबसे गहरी गोल्ड माइन है, और उसके बाद में नंबर आता है टाउटोना गोल्ड माइंस का। ये आपका प्री का क्वेश्चन हो जाता है, जो कि साउथ अफ्रीका में प्रेजेंट है। द डीपेस्ट ड्रिलिंग वाज डन 12 किलोमीटर डीप होल बोर्ड इन द सोवियत यूनियन इन 1970। अब तक की जो सबसे डीपेस्ट ड्रिलिंग की गई है, 12 किलोमीटर गहरा गड्ढा खोदा गया है 1970 में, जो कि कोला पेनिनसुला में आता है, सोवियत यूनियन में। ओके। वॉल्केनिक इरप्शन फॉर्म्स अनदर सोर्स ऑफ ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन। ठीक है। ये भी आपका क्या है, डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने का एक आसान तरीका होता है, लेकिन इससे भी हमें एक्यूरेट जो इन्फॉर्मेशन है वो नहीं मिल पाती है। अब आते हैं हम इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन पे। इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन में क्या कहता है, ग्रेविटेशन एंड डायमीटर हेल्प इन एस्टिमेटिंग द प्रेशर इनसाइड द अर्थ। ग्रेविटेशन और जो अर्थ का डायमीटर होता है, उससे हम क्या पता लगाते हैं कि अर्थ का प्रेशर कितना हो सकता है। वॉल्केनिक इरप्शंस, एग्जिस्टेंस ऑफ हॉट स्प्रिंग्स एंड गीजर्स एक्सेट्रा। ठीक है। वॉल्केनिक इरप्शंस जो होती है और जो हीट अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है, हॉट स्प्रिंग गीजर्स जो होते हैं, वो उससे क्या पता चलता है कि हमारे अर्थ के अंदर में कितनी हीट प्रेजेंट है अभी। ठीक। नेक्स्ट आता है डेंसिटी इंक्रीज एज ट्रैवल फ्रॉम क्रस्ट टू इंटीरियर कोर। जैसे जैसे हम क्रस्ट से इंटीरियर कोर की तरफ चलते हैं, वैसे वैसे जो है डेंसिटी अर्थ की बढ़ती चली जाती है। सीस्मिक वेव्स बेसिकली क्या होती है, अर्थक्वेक के लिए जो वेव्स यूज़ की जाती है उसको हम बोलते हैं सीस्मिक वेव्स, या फिर हम सीधे सीधे ये भी कह सकते हैं अर्थक्वेक का दूसरा नाम सीस्मिक वेव भी हो सकता है। इस सीस्मिक वेव का मैं थोड़ा सा यहाँ पे इंट्रोडक्शन दूंगा, उसके बाद में हम क्या करेंगे, डिटेल में से आगे पढ़ेंगे। एन इलास्टिक वेव्स वेवन इन दी अर्थ प्रोड्यूस्ड बाय दी अर्थक्वेक और अदर। ठीक है। जो ये इलास्टिक वेव्स होती है जो कि अर्थक्वेक में, जो अर्थ में प्रोड्यूस होती हैं, अर्थक्वेक जो क्रिएट करती हैं।
ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स टू अंडरस्टैंड द लेयर्ड स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, सीस्मिक वेव से ही हमें जो है पूरा स्ट्रक्चर अर्थ का पता पड़ता है, ठीक है। इसके बारे में हम आगे अभी पढ़ेंगे। वेलोसिटी ऑफ वेव चेंजेस एज दे ट्रैवल थ्रू मटेरियल विद डिफरेंट इलास्टिसिटी एंड डेंसिटी, ठीक है। जो वेलोसिटी होती है, जो स्पीड होती है इसकी वेव्स की, वो डिफरेंट इलास्टिसिटी और डिफरेंट डेंसिटी में डिफरेंट होती है। मोर इलास्टिक एंड डेंसर द मटेरियल द हायर इज द वेलोसिटी, जितना इलास्टिक और डेंसर मटेरियल होगा अर्थ के अंदर, ठीक है, जिसमें से वेव्स ट्रेवल कर रही हैं, ठीक है, चाहे वो कोई मटेरियल हो या फिर केमिकल हो, मेटल हो, नॉन मेटल हो, जो भी हो अर्थ के अंदर जो भी प्रेजेंट है, ठीक है, जिसमें से वेव्स ट्रांसफर कर रही है, और वो जितना ज़्यादा इलास्टिक होगा और डेंस होगा उतनी ही उसकी वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी। दे ऑल्सो अंडरगो रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन क्या होता है, जो थोड़ी सी डेविएट हो जाती है, जो रेज आ रही है थोड़ी सी वो तिरछी हो जाती हैं, उसी को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। व्हेन दे कम अक्रॉस द मटेरियल विद डिफरेंट डेंसिटी, जब एक डेंसिटी से दूसरी डेंसिटी में घुसती है तो वेव्स टेढ़ी हो जाती है। जैसे पानी में हम देखते हैं एक छड़ डाल देते हैं लकड़ी की, तो वो ऊपर से तो सीधी दिखाई देगी, लेकिन जैसे ही पानी में एंटर कर रही होगी वो टेढ़ी दिखाई देने लगती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका ग्रेविटेशन, ठीक है। ग्रेविटेशन क्या है, ग्रेविटेशन जो है अर्थ की एक अपनी पावर है जो अपनी तरफ सब चीज़ों को खींचती है, और ये डिपेंड करती है उस मटेरियल के ऊपर जो मटेरियल अर्थ की तरफ जा रहा है, उसके मास के ऊपर डिपेंड करती है। इट इज़ द मूवमेंट और टेंडेंसी टू मूव टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द ग्रेविटी, ठीक है, ये अर्थ के सेंटर ऑफ ग्रेविटी की तरफ मूवमेंट करने वाली एक पावर है। एज इन द फॉलिंग ऑफ बॉडीज टू द अर्थ, ग्रेविटेशन फोर्स डिफर्स अकॉर्डिंग टू दी मास ऑफ मटेरियल, ये मास जो मटेरियल उसके अर्थ के ऊपर गिर रहा है, ये उसके ऊपर डिपेंड करती है कि उसका मास कितना है। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ऑफ मटेरियल विद इन दी अर्थ इन्फ्लुएंसेस दी वैल्यू, जो मास का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है ये अनइवन होता है, मतलब किसी चीज़ का मास ज़्यादा है, मास मतलब वेट, ठीक है, जिसमें ग्रेविटेशन अभी तक नहीं जुड़ा है। मास, किसी चीज़ का मास ज़्यादा है, किसी का कम है, ठीक है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। इसी डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, ग्रेविटी एनोमलाई, ठीक है, इसी डिफरेंस को कहते हैं हम ग्रेविटी एनोमलाई। ग्रेविटी एनोमलीज गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास इन द क्रस्ट ऑफ अर्थ, ग्रेविटी एनोमलीज गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, ठीक है, इसी ग्रेविटी एनोमलीज से हमें जो है मास का डिस्ट्रीब्यूशन का पता चलता है अर्थ क्रस्ट में। ओके, नेक्स्ट है हमारा मैग्नेटिक फील्ड, ये हमारे इंटीरियर्स चल रहे हैं अर्थ के, जो इनडायरेक्ट सोर्सेज हैं हमारे अर्थ के बारे में पता करने के। ओके, नेक्स्ट आता है आपका मैग्नेटिक फील्ड, द जियोडायनामो इफेक्ट। जियोडायनामो इफेक्ट क्या होता है, मैकेनिज्म रिस्पॉन्सिबल टू जनरेट द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मतलब अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करने के लिए जो मैकेनिज्म होती है उसे हम बोलते हैं जियोडायनामिक इफेक्ट। इट हेल्प्स साइंटिस्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड द अर्थ्स कोर, ये साइंटिस्टों को हेल्प करता है कि अर्थ कोर के अंदर क्या क्या अभी चल रहा है, ठीक है। सोर्स ऑफ अर्थ हीट, जो रेडियो एक्टिव डिके और रेडियो एक्टिव एक्टिविटीज़ होती हैं अर्थ के अंदर, उसी से ही अर्थ के अंदर हीट जनरेट होती है। हाई टेम्परेचर बिलो द अर्थ क्रस्ट इज एट्रीब्यूटेड टू द डिसइंटीग्रेशन ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस, मतलब जो भी अर्थ के अंदर रेडियो एक्टिव एक्टिविटीज़ हो रही है उसी की वजह से हीट जनरेट होती है। न्यूक्लियर डिके हैपन्स प्राइमरली इन द क्रस्ट एंड द मेंटल, ठीक है, ये जो न्यूक्लियर डिके होता है ये क्रस्ट और मेंटल में कंटिन्यूसली चलता रहता है, इसी की वजह से हीट जनरेट होती है। नेक्स्ट है आपका प्राइमोर्डियल हीट, ठीक है, अर्थ के बनने के बाद में जो हीट बची अर्थ के साथ उसे हम बोलते हैं प्राइमोर्डियल हीट। द रेस्ट इज द हीट left over from the earth formation is known as primordial heat. It is the kinetic energy transferred to earth by external impact of comets or meteoroids, ठीक है, ये meteoroids और comets की वजह से जो kinetic energy अर्थ के पास बचती है इसी को हम बोलते हैं primordial heat। नेक्स्ट आता है आपका टाइडल फ्रिक्शन, इसको हम ओशियोनोग्राफी में डिटेल में पढ़ेंगे, पर यहाँ पे थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। इसमें बेसिकली क्या होता है टाइडल्स में कि अकेले टाइड्स जो होती हैं, ज्वार भाटा जो होता है समुद्र में, केवल ओशियंस का ज्वार भाटा ही रेस्पॉन्सिबल नहीं होता कि टाइड्स आ रहे हैं, है ना, तो ज्वार भाटा ही चलेगा, वो उसके साथ साथ क्या होता है जो अर्थ का भारी मास होता है, ठीक है, अर्थ जो होती है इतनी भारी भरकम होती है उस पर भी थोड़ा बहुत इफेक्ट आता है। दी ओशन टाइड्स आर नॉट ओनली द इफेक्ट ऑफ टाइडल फोर्स, टाइडल फोर्स की वजह से अकेले ओशन टाइड्स ही इफेक्ट्स नहीं होते हैं, जो अर्थ का सॉलिड मास होता है वो भी उससे इफेक्ट
होता है, ठीक है, वो भी बल्ज होता चला जाता है। बल्ज मतलब थोड़ा सा डेविएशन उसमें आता है। स्लाइटली इन इज वे द डेली फ्लेक्सिंग ऑफ अर्थ कॉजेस लॉस ऑफ एनर्जी। यही जो आपका डेली जो अर्थ में फ्रिक्शन होता है, इसी की वजह से जो होता है वो आपका लॉस ऑफ एनर्जी होती है अर्थ रोटेशन में, और इसी की वजह से जो रोटेशन रेट होता है वो अर्थ का कम कम हो जाता है। दिस एनर्जी गोज इनटू हीट इंक्रीजिंग अर्थ इंटरनल टेम्परेचर। ओके, यही जो एनर्जी होती है इसी की वजह से अर्थ का इंटरनल टेम्परेचर बढ़ जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। हाउ आर अर्थक्वेक वेव्स फॉर्म। ठीक है, यहाँ से हम थोड़ा सा डिटेल में अर्थक्वेक वेव्स के बारे में पढ़ेंगे और इसी से हमें पता चलेगा कि अर्थ इंटीरियर क्या होता है। सीस्मिक वेव्स जो होती हैं उसी को हम अर्थक्वेक भी कह सकते हैं एक तरह से, ठीक है, वो ही रिलेटेड होती हैं आपकी अर्थक्वेक से, या फिर कोई अदर ऐसी एक्टिविटी होती है जैसे अर्थ के अंदर वाइब्रेशन होती है, तो वो भी किस वजह से होती है, सीस्मिक वेव्स की वजह से। दीज वेव्स ट्रेवल थ्रू अर्थ लेयर्स, ये अर्थ लेयर के अंदर से ट्रेवल करती हैं। द टर्म सीस्मिक वेव एंड अर्थक्वेक ओपनली यूज इंटरचेंजेबली। ठीक है, ये जो अर्थक्वेक की वेव्स होती है और अर्थक्वेक होता है, सीस्मिक वेव्स और अर्थक्वेक को हम इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकते हैं। मतलब अर्थक्वेक की जगह हम सीस्मिक वेव को यूज़ कर लेंगे, या फिर सीस्मिक वेव की जगह हम अर्थक्वेक को यूज़ कर सकते हैं। अब फॉर्मेशन ऑफ अर्थक्वेक, अर्थक्वेक कैसे आता है, ठीक है, चलते हैं। द एब्रप्ट रिलीज ऑफ एनर्जी अलोंग द फॉल्ट। ठीक है, ये जो यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये एक फॉल्ट है अर्थक्वेक के अर्थ के अंदर। फॉल्ट मतलब छोटे छोटे क्रैक्स होते हैं, तो उस क्रैक में से जो एकदम से एनर्जी रिलीज होती है, इस क्रैक से जो एकदम से एनर्जी रिलीज होगी और जो हीट एनर्जी जनरेट हुई, ठीक है, और वो एकदम से रिलीज होती है, उसी की वजह से अर्थक्वेक आता है। और इसके इसके जो सेंटर होता है, जो इसका जस्ट ऊपर वाला सेंटर होता है उसे हम बोलते हैं एपी सेंटर, और नीचे वाले सेंटर को हम बोलते हैं हाइपो सेंटर। ओके, एब्रप्ट रिलीज ऑफ एनर्जी अलोंग ए फॉल्ट, शार्प ब्रेक, व्हाट डू यू मीन बाय फॉल्ट, शार्प ब्रेक इन द क्रिस्टल लेयर, जो क्रस्ट में, जो क्रस्ट की लेयर में जो ब्रेक होता है, कॉजेस अर्थक्वेक। द रॉक लेयर्स अलोंग ए फॉल्ट टेंड टू मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन ड्यू टू द फोर्स एक्सर्टेड ऑन देम। ठीक है, रॉक लेयर्स के जो फॉल्ट होते हैं उसी की वजह से अपोजिट डायरेक्शन में आपके जो ये वेव्स होती हैं ये मूव करना शुरू कर देती हैं। ठीक है, और उसके नीचे वाला जो हिस्सा होता है वही होता है आपका हाइपो सेंटर। ठीक, यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाया हुआ है। द पॉइंट वेयर द एनर्जी इज रिलीज इज कॉल्ड द फोकस। जहाँ पे सारी एनर्जी रिलीज हो रही है उसको हम फोकस बोलते हैं या फिर हाइपो सेंटर बोलते हैं। ठीक है, और द पॉइंट ऑन द सरफेस डायरेक्टली अबव द फोकस, और इस फोकस के ऊपर जो सरफेस होता है उसे हम बोलते हैं एपी सेंटर। इंस्ट्रूमेंट रिकॉर्ड द वेव इज नोन एज सीस्मोग्राफ्स। इन वेव्स को रिकॉर्ड करने वाले इंस्ट्रूमेंट को हम क्या बोलते हैं, सीस्मोग्राफ। अब चलते हैं हम इसकी टाइप्स के ऊपर कि कितने तरह के ये होते हैं। टाइप्स ऑफ सीस्मिक वेव्स और अर्थक्वेक वेव्स। बेसिकली जो होते हैं हमारे ये दो टाइप्स के होते हैं, बॉडी वेव्स एंड दी सरफेस वेव्स। अब बॉडी वेव्स को भी हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, पी वेव्स एंड एस वेव्स। ठीक है, प्राइमरी वेव एंड सेकेंडरी वेव। सरफेस वेव्स को हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, एल वेव, लव वेव्स एंड रेलिक वेव्स। ओके, सबसे पहले हम चलते हैं बॉडी वेव्स के ऊपर। आर दीज आर जनरेटेड ड्यू टू द रिलीज ऑफ एनर्जी एट दी फोकस। ये फोकस के जो एनर्जी एकदम से रिलीज हुई उसी की वजह से आपकी बॉडी वेव जनरेट होती हैं, और किसी भी डायरेक्शन में ये जा सकती है। इसकी कोई अपनी पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती, जहाँ भी जगह मिलेगी वहाँ आपकी चली जाएगी। पी वेव्स, दे आर द फास्टेस्ट अमंग द सीस्मिक वेव्स एंड हैंस रिकॉर्डेड फर्स्ट ऑन सीस्मोग्राफ। ठीक है, पी वेव जो होती हैं ये फास्टेस्ट वेव्स होती हैं सीस्मिक वेव्स की, और सबसे पहले ये सीस्मोग्राफ पे रिकॉर्ड की जाती हैं। इनसे कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होता है पी वेव से। ठीक है, पी वेव से कोई बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। ठीक है, और इनसे सिर्फ ये पता पड़ जाता है, बहुत दूर से हम इनको रिकॉर्ड कर सकते हैं। ऑल्सो नोन एज दी लॉन्जिट्यूडनल वेव्स। क्यों, क्योंकि लॉन्जिट्यूड्स के शेप में ये चलती हैं। दीज आर ऑल्सो नोन एज कंप्रेशन वेव्स। बीच बीच में जब ये वेव्स आपस में चिपक जाती हैं इसी को हम बोलते हैं कंप्रेशन वेव्स। ओके, प्रेशर वेव्स, दीज आर ऑल्सो नोन एज प्रेशर वेव्स बिकॉज ये जो है अर्थ का प्रेशर इंक्रीज और डिक्रीज कर देती हैं। ठीक,
ये डायग्राम आपको यहाँ दिख रहा है, इसमें आपको वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स दिख जाएंगे और डायरेक्शन ऑफ एनर्जी भी आपको दिख जाएगी, ठीक है। हाई फ्रीक्वेंसी, दीज आर दी हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स एंड आर लेस डिस्ट्रक्टिव वेव्स, इनसे सबसे कम नुकसान आपको होता है। दे कैन ट्रेवल इन ऑल मीडियम्स, यानी कि सॉलिड, लिक्विड और गैस, किसी भी मीडियम में ये आपकी ट्रेवल कर सकती हैं। एंड द वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन द शेयर स्ट्रेंथ ऑफ मीडियम, यानी कि शेयर स्ट्रेंथ मतलब इलास्टिसिटी, ठीक है। मीडियम की इलास्टिसिटी पे इनकी स्पीड डिपेंड करती है। दीज वेव्स टेक्स द फॉर्म ऑफ साउंड वेव्स व्हेन एंटर इन द एटमॉस्फेयर, ठीक है। ये वेव्स जो है वो आपकी साउंड वेव का फॉर्म भी ले लेती हैं जब आपके एटमॉस्फेयर में एंट्री करती है। इनकी जो वेलोसिटी यानी कि स्पीड जो होती है वो 5 से 8 किलोमीटर पर सेकंड की होती है। दीज वेव्स गिव द एडवांस अर्थक्वेक वार्निंग, इन्हीं वेव्स की वजह से हमें जो है एडवांस में अर्थक्वेक वार्निंग जो है वो मिल जाती है। सेकेंडरी वेव्स also known as the transfer waves, size waves, shear waves और distortional waves, क्योंकि distorted फॉर्म में ये होती हैं और एस शेप फॉर्म में होती हैं ये, ठीक है। सिमिलर टू दी वाटर रिपल्स और दी लाइट वेव्स, ये लाइट वेव्स और जैसे पानी के छोटी छोटी लहरें आती हैं ना, पानी में कंकड़ मारें तो वो लहरें चलती हैं, ठीक है, उसी टाइप की ये वेव्स होती हैं। दीज वेव्स हैव स्लाइटली हाई फ्रीक्वेंसी एंड पॉजेस स्लाइटली हायर डिस्ट्रक्टिव पावर्स, ठीक है। इनके पास जो होती है आपकी थोड़ी सी डिस्ट्रक्टिव पावर ज़्यादा होती है। दीज वेव्स आर हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल मतलब आपके समतल लेयर पे चलती हैं ये, ठीक है। कैन नॉट पास थ्रू दी फ्लूइड्स, लिक्विड और गैस में ये पास नहीं होती हैं और इनकी वेलोसिटी जो है डिफ़र करती रहती है कि ये आपके जैसे भी आपकी मटेरियल होगा आप ये अर्थ के अंदर ट्रांसफ़र करेगी तो इसकी वेलोसिटी यानी कि स्पीड डिफ़र करती रहेगी, ठीक है। सरफेस वेव्स, यहाँ से हमारा सरफेस वेव शुरू हो रहा है और इसमें सरफेस वेव में सबसे पहली वेव है आपकी एल वेव्स। इट इंटरेक्ट विद दी सरफेस रॉक्स, ये सरफेस रॉक से इंटरेक्ट करके चलती हैं और नुकसान भी काफ़ी होता है। दीज मूव अलोंग दी सरफेसेस, ठीक है, ये सरफेस के अलोंग सरफेस के साथ साथ मूव करती हैं। अब तक जो हमने देखी उनसे ज़्यादा नुकसान नहीं हो रहा था, लेकिन एल वेव जो होती है नुकसान करती हैं। दे आर लो फ्रिक्वेंसी ट्रांसवर्स वेव्स, ये लो फ्रीक्वेंसी ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है। अफेक्ट्स ओनली दी सरफेस ऑफ दी अर्थ, ये अर्थ के सरफेस को अफेक्ट करती हैं। दीज आर दी, ध्यान रखना, दीज आर दी मोस्ट डिस्ट्रक्टिव अमंग दी अर्थक्वेक वेव्स, ये सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होती हैं अर्थक्वेक वेव्स में, ठीक। दीज वेव्स आर स्लोअर अमंग दी अर्थक्वेक वेव्स एंड आर रिकॉर्डेड लास्ट ऑन दी सीस्मोग्राफ, सबसे बाद में रिकॉर्ड की जाने वाली वेव्स जो होती हैं वो यही होती हैं। नेक्स्ट है आपका लव वेव्स। इट इज़ द फास्टेस्ट सरफेस वेव्स एंड मूव द ग्राउंड साइड टू साइड, ये जो है ना ग्राउंड को साइड में हिलाता है, ठीक। अब हमें यहाँ पता चलने वाला है कि ग्राउंड कैसे हिलता है, ऊपर नीचे हिल रहा है या साइड में हिल रहा है। जो लव वेव्स होती हैं वो ग्राउंड को साइड में हिलाता है और जो रैली वेव्स होती हैं जो अगली है वो ग्राउंड को ऊपर नीचे हिलाती है, ठीक है। इट इज़ द फास्टेस्ट सरफेस वेव्स एंड मूव्स द ग्राउंड साइड टू साइड, ठीक है, साइड में हिलाती है। दीज मूव्स अक्रॉस ए लेक और ओशियन, ठीक है, ये लेक और रैली वेव जो होती हैं ये आपके लेक और ओशियंस में मूव करती हैं और ये ग्राउंड को अप और डाउन हिलाती है। शेकिंग एंड डैमेजेस आर कॉज ड्यू टू दिस वेव्स, जो ज़्यादा से ज़्यादा डैमेजेस होते हैं वो इस वेव से उत्पन्न होते हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे एक डायग्राम है, ये साइड में हिला रहा है और ये अर्थक्वेक जो है इसमें जो सरफेस पे आया अर्थक्वेक, और ये इसमें रैली वेव्स में ये नीचे की तरफ अर्थक्वेक आया और ये ग्राउंड को ऊपर नीचे हिलाता है, ओके। नेक्स्ट हेडिंग है इसमें, हाउ डू सीस्मिक वेव्स हेल्प इन द इंटीरियर अंडरस्टैंड द अर्थ इंटीरियर। दीज वेव्स गेट रिकॉर्डेड ऑन दी सीस्मोग्राफ, ये वेव्स जो होती हैं सारी सीस्मोग्राफ पर रिकॉर्ड होती हैं और शेडो जोन्स क्रिएट किए जाते हैं। शेडो जोन्स में आगे अभी डायग्राम में आपको दिखाऊंगा, ठीक है। उन्हीं शेडो जोन्स की वजह से हमें जो है अर्थ के इंटीरियर का पता चलता है। शेडो जोन्स इन दी सीस्मिक वेव्स अलाउ मैपिंग ऑफ दी अर्थ इंटीरियर, उसी की वजह से हमें जो है अंदर की जो मैपिंग है वो ठीक से हो पाती है, ठीक। जैसे जैसे शेडो में से आपके अर्थ पास सीस्मिक वेव्स पास होती हैं उसी से आपके ये रिकॉर्ड होती है। बाय ऑब्जर्विंग द चेंजेस इन द डायरेक्शन ऑफ वेव्स, एमरजेंस ऑफ शेडो कोन्स, डिफरेंट लेयर्स कैन बी आइडेंटिफाइड, ठीक है। ये जो वेव्स होती हैं, ठीक है, इनको हम ऑब्जर्व करते हैं, इनकी डायरेक्शन को ऑब्जर्व करते हैं और शेडो जोन्स से जो है
शैडो जोन से ये बच के निकल जाती हैं, शैडो जोन्स में नहीं जाती। और जब ये शैडो जोन से बच के निकलती है ना, तो उन्हीं वेव्स को रिकॉर्ड कर लिया जाता है और उसी से हमारी लेयर्स आइडेंटिफाइड हो जाती हैं, ठीक है। तो दोनों डायग्राम में आप देख सकते हैं प्राइमरी वेव्स आपकी दिखाई दे रही हैं ग्रीन कलर में, ठीक, और ये ब्लू कलर में आपके दिखाई दे रहे हैं शैडो जोन्स, ठीक है। तो जितने भी ये शैडो जोन्स आपको दिख रहे हैं, शैडो जोन्स ये बन जाते हैं किस वजह से, वेव्स की वजह से शैडो जोन्स बन गए, और इन शैडो जोन से बच के जो है प्राइमरी वेव्स निकल गई। इन प्राइमरी वेव्स को हम रिकॉर्ड कर लेते हैं और ये देखते हैं ये कहाँ से निकली हैं। जितना शैडो जोन वाला एरिया बच जाता है, वही जो एरिया बचता है उसी की हम मैपिंग करते हैं, मैप्स बनाते हैं उसी से इंटीरियर का, हमें पता चल जाता है कि हाँ यहाँ तक क्रस्ट है और यहाँ पे क्रस्ट नहीं है। सेम इसमें अगर देखें हम दूसरी फिगर में, ये सेकेंडरी वेव्स का शैडो जोन बना हुआ है। पहली वाली फिगर में प्राइमरी वेव्स का शैडो जोन बना था, ठीक है, सेकेंड, और दूसरी फिगर में आपके सेकेंडरी वेव्स का शैडो जोन बनता है, ठीक है। इसी सेकेंडरी वेव्स के शैडो जोन की वजह से क्या होता है, जो प्राइमरी वेव्स होती हैं वो ऊपर से आपकी पूरी तरीके से निकल जाती हैं, और जो सेकेंडरी वेव्स का शैडो जोन बना वो आपके इंटीरियर कोर में बनता है, जिस वजह से हमें इंटीरियर कोर का पता चलता है कि यहाँ पे इंटीरियर कोर है, ठीक। इसके पीडीएफ में डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए।